हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाई डी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह मार्च 24 का द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे। द ओल्ड एंड द न्यू इसका टाइटल है। मेरे ख्याल से आप में से ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपसे रेलेवेंट आर्टिकल है आज का। 2004 से पहले आपकी पेंशन स्कीम कुछ और थी, गवर्नमेंट एग्जाम्स की है ना, गवर्नमेंट जॉब्स की। और 2004 के बाद से स्कीम अभी कुछ और चल रही है। दोनों स्कीम्स में क्या फ़र्क है और कैसे इस फ़र्क को दूर किया जा सकता है, इस आर्टिकल में आपको मिलेंगे सजेशंस। चलिए शुरू करेंगे इस इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल को अपने क्विज़ के साथ। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इंग्लिश को ओवरऑल कवर करना है, हर एस्पेक्ट को साथ में लेके चलना है। तो कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर, वोकैब, हर चीज़ इस क्विज़ में आपको मिलेगी। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, कह रहा है जी द ओल्ड एंड द न्यू। देखिए, ओल्ड का मतलब है पुराना, न्यू का मतलब है नया। और पुराना नया का मतलब है यहाँ पे पुरानी पेंशन स्कीम, जिसको बोलते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम या ओपीएस। और न्यू का मतलब है नई पेंशन स्कीम, जिसको बोलते हैं न्यू पेंशन स्कीम या एनपीएस। कह रहे जी ओपीएस और एनपीएस का चक्कर देश में क्या चल रहा है। अब इसके टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ द फीचर्स ऑफ द टू पेंशन स्कीम्स सीम्स प्रूडेंट। कह रहा है कॉम्बिनेशन जो है ना, एक मिक्सचर जो है, एक जुगलबंदी जो है फीचर्स की, गुणों की, कैरेक्टर्स की, और किसके, दो पेंशन स्कीम्स के। कौन कौन सी, ओपीएस और न्यू पीएस। कह रहा है कॉम्बिनेशन जो है ना दोनों के फीचर्स का, अगर आप तीसरी पेंशन स्कीम बना दो दोनों को मिक्स करके, तो वो कॉम्बिनेशन बहुत दिखाई देता है प्रूडेंट, बहुत दिखाई देता है समझदारी भरा। प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, विजडम भरा, सेंसिबल, जुडिशियस, फार साइटेड। समझ रहे ना। तो अगर कॉम्बिनेशन लेके चलोगे तभी कुछ अच्छा हो पाएगा। नई पेंशन स्कीम अपने आप में सही नहीं है, और ओल्ड पेंशन स्कीम भी अकेले जो है अपने आप में सबको सफिशिएंट नहीं रहेगी, है ना। चलो अब सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे। कॉम्बिनेशन आपका सब्जेक्ट है, सीम्स इसकी वर्ब है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। अब कुछ लोग पूछते हैं सर ये वर्ब सिंगुलर कैसे होगी, पीछे एस लगा हुआ है। तो इनसे ये कि मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अपनी ग्रामर पे थोड़ा काम करो। आपके बेसिक्स अगर अच्छे नहीं है ना, तो आप पकड़ ही नहीं पाओगे कि सब्जेक्ट क्या, वर्ब क्या, सिंगुलर क्या और प्लूरल क्या। तो बिल्कुल बेसिक लेवल की, ए फॉर एप्पल वाले लेवल की जो है ना इंग्लिश, उससे थोड़ा सा ऊपर आकर के आपको अपने एग्जाम को अप्रोच करना होगा। और वो करने का तरीका मैं आपको भी आगे बताता हूँ। प्रूडेंट को देख लेना, समझदारी भरे वर्ड है ये, जुडिशियस या वाइज को बोलते हैं प्रूडेंट। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इस आर्टिकल की सारी वोकैब मैं आपसे शेयर करता हूँ, ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें बिना किसी इंटरफेरेंस के, है ना। और उसी के साथ में जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वाई डी ऐप को डाउनलोड करो, आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग, एसएससी एंड बैंकिंग। राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसे समरी, रिपोर्ट, प्रेसी। ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा जरूर से लें। बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस, क्लरिकल और पीओ, प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है, ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से एसएससी के कोर्स में एसएससी के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। चलो जी आ जाओ वोकैब शीट पे। आज अपने प्रूडेंस से शुरू करने वाले हैं और कॉर्पस तक टोटल 6 वर्ड्स हैं, 5 पुराने और एक नया। थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ इसको मैं। चलो, कह रहा है जी प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब होता है समझदारी, विजडम, बुद्धिमानी। द ओल्ड मैन काम्ड अ वायलेंट क्राउड विद हिज प्रूडेंस। ओल्ड मैन ने काम कर दिया, शांत कर दिया एक हिंसक भीड़ को, और किसके जरिए, अपनी समझदारी के जरिए, अपनी विजडम या प्रूडेंस के जरिए। याद रहेगा वर्ड ये प्रूडेंस। प्रूडेंस वर्ड से ही प्रूडेंशियल प्लान्स बनते हैं। प्रूडेंशियल प्लान्स, प्रूडेंशियल प्लान्स, इसका मतलब क्या है, समझदारी भरे प्लान्स। और ये कौन से प्लान्स होते हैं, इंश्योरेंस प्लान्स। जो आदमी समझदार होता है, अपने परिवार की फिक्र करता है और कुछ पैसे कमाता है, तो सबसे पहला काम वो यही करता है कि वो इंश्योरेंस लेता है कि मेरे जाने के बाद मेरा परिवार भूखा ना मरे। तो ये प्रूडेंशियल प्लान्स ही हैं या इंश्योरेंस प्लान्स ही हैं। प्रूडेंस से प्रूडेंशियल नाम का वर्ड बनाया हुआ है, समझ गए ना। चलो अब प्रूडेंस से एक और वर्ड बनता है प्रूडेंट। प्रूडेंट होता है एक आदमी, जिस आदमी में प्रूडेंस हो। प्रूडेंट का मतलब है समझदार, बुद्धिमान,
आज ये वर्ड आर्टिकल में आप देख चुके हैं। जुडिशियसनेस और डिस्क्रेशन समझदारी के सिनोनिम्स हैं। चलिए अगला वर्ड है अपने पास इंजेमिनेट। इंजेमिनेट, इंजेमिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना। द प्रिजनर इंजेमिनेटेड हिज रिक्वेस्ट फॉर मर्सी बिफोर द जज। प्रिजनर ने रिपीट किया अपनी रिक्वेस्ट को, बार बार दोहराया अपनी मांग को, और किसकी, जो मांग थी, रिक्वेस्ट थी मर्सी की यानी दया की, जज के सामने। तो बार बार उसने जज से बोला होगा कि मुझे माफ़ कर दो, है ना। इंजेमिनेट को रिआइट्रेट करना भी बोलते हैं। ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। एम्फसाइज, एको या हार्प ऑन भी इसके सिनोनिम्स हैं। हार्प ऑन एक फ्रेजल वर्ब है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है राग अलापना। नेगेटिव फॉर्म में किसी चीज़ को आप बोलते हो ना, तब आप बोलते हो हार्प ऑन। जैसे कोई आदमी अपनी बड़ाई करता रहे तो आप बोलोगे कि वो अपना हमेशा अपनी अच्छाइयों के बारे में हार्प ऑन करता है ना। किसी आदमी के नेगेटिव गुणों को बताने के लिए कि जो आदमी बार बार किसी चीज़ को दोहराता हो, आप हार्प ऑन नाम की फ्रेजल वर्ब को यूज़ करेंगे। चलिए अगला वर्ड है एंटेल। ये वर्ड तोड़ के बताया वो आपको मैंने, याद कैसे रहेगा। टेल मतलब पूंछ, और एन जो रूट है ये बनाती है एक वर्ब को। किसी चीज़ को अपनी पूंछ बनाना ही एंटेल करना है। और पूंछ क्या होगी, पूंछ वो होगी जो आपके पीछे पीछे आएगी। कभी ऐसा होता है कुत्ता इस दिशा में जा रहा हो और उसकी पूंछ इस दिशा में जा रही हो, दोनों साथ ही चलेंगे ना। जहाँ जानवर जाएगा पूंछ पीछे पीछे आएगी। तो एंटेल करना, किसी चीज़ को अपनी पूंछ बना के पीछे पीछे लाना, किसी चीज़ को नेसेसरी या रिक्वायर करना। बात समझे। जैसे आपका ड्रीम है, ड्रीम क्या है, ड्रीम ये है कि आपका मुझे जॉब चाहिए बैंक पीओ की। अब ये जो ड्रीम है ना, ये अपने आप ही एंटेल करता है, पूंछ बना के लाता है पीछे पीछे, नेसेसिटेट करता है, रिक्वायर करता है बैंक पीओ के लेवल के हार्डवर्क को। ये एग्जांपल्स मैं इसलिए दे रहा हूँ टाइम लगा करके, ताकि आप चीज़ों को दिमाग में बिठा सकें। ये वर्ड्स किताबी नहीं है, ये वही वर्ड्स हैं जो आम भाषा में, बोलचाल में, लिखने पढ़ने में आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। एंटेल करना, किसी चीज़ को अपने पीछे पीछे ज़रूरी बना करके लाना। फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंटेल हार्श पनिशमेंट इन इस्लामिक रिजीम्स। इस्लामिक रिजीम्स में, इस्लाम के हिसाब से चलने वाले देशों में, थियोक्रेसीज़ में, फाइनेंशियल जो फ्रॉड्स हैं, पैसे की जो चोरियां हैं, वो एंटेल करती हैं, रिक्वायर करती हैं, नेसेसिटेट करती हैं बहुत ही कड़ी पनिशमेंट को, बहुत ही सख्त सज़ा को। चलिए वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। आ जाओ नेक्स्ट पे। 3 वर्ड्स हो गए, अब 3 और बाकी हैं। सबसाइड होना किसी चीज़ का, सबसाइड एक वर्ब है। सबसाइड का मतलब होता है जी इंटेंसिटी में डिक्रीज़ होना। आपको कैसे समझाएं, जैसे लहर है, तेज़ी से पहले आएगी, फिर क्या होगी, धीमी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, और लास्ट में एकदम लेवल पे आ जाएगी और पानी फिर पीछे जाने लगेगा। तो ये जो लेवल पे आना और पानी का पीछे जाना है ना, यही सबसाइड होना होता है। जब लहर बन रही होती है, तगड़ी होती है, तब तो वो इंटेंसीफाई हो रही होती है, लेकिन जब उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, छोटी होती है, तब वो सबसाइड होती है। सबसाइड होने को, इंटेंसिटी के डिक्रीज होने को वेन, डाई डाउन, पीटर आउट, टेपर ऑफ और एब से भी बोलते हैं। अब ये वर्ड्स अलग अलग आर्टिकल्स में आप देख चुके हो और आगे भी देखोगे। आज ये आ गया सबसाइड, कल पीटर आउट आ जाएगा, है ना, परसों टेपर ऑफ आ जाएगा। द एक्टर्स पॉपुलैरिटी स्टार्टेड टू सबसाइड और डाई डाउन और टेपर ऑफ आफ्टर हिज अरेस्ट। एक्टर की जो लोकप्रियता थी वो शुरू हो गई कम होना, सबसाइड होना, धीमी पड़ना, डाई आउट होना, पीटर आउट होना, और कब, अब उसकी अरेस्ट के बाद, उसकी हिरासत के बाद। ठीक है, तो ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। सबसाइड का सिनोनिम देखेंगे एज डाई डाउन। एक सेकेंड रुकना है ना, डाई डाउन। चलिए अगला वर्ड है अपने पास पॉन्डर। पॉन्डर, पॉन्डर का मतलब होता है किसी चीज़ पे गहन विचार करना। जैसे आपको मैं कुछ बताऊं कि ये 2 ऑल्टरनेटिव्स दूं आपको मैं, है ना, 2 विकल्प दूं किसी काम को करने के, तो आप पॉन्डर करेंगे, उस पर सोचेंगे आप। अगर काम बड़ा इंपॉर्टेंट है तो आप 2 दिन हो सकता है सोचने में भी लगा दें। तो ये जो आप टाइम लगा के किसी चीज़ को सोचते हो ना, गहन विचार करते हो, अंग्रेजी में उसी वर्ड को बोलते हैं पॉन्डर करना। अब इस वर्ड की खासियत क्या है, इसके साथ में ओवर लगता भी है और नहीं भी लगता। पॉन्डर ओवर लिख भी सकते हो और पॉन्डर के बाद ओवर छोड़ भी सकते हो। वी नीड टू पॉन्डर या वी नीड टू पॉन्डर ओवर ऑल ऑफ आवर अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स। हमें ज़रूरत है गहरे से विचार करने की हमारे सभी अवेलेबल विकल्पों पे, ऑल्टरनेटिव्स पे। पॉन्डर ओवर को मूल ओवर भी बोलते हैं। मूल ओवर में भी ओवर ऑप्शनल होता है, चाहो तो रखो, चाहो तो निकाल दो। कंटेम्पलेट, डेलिब्रेट, रूमिनेट। ठीक है, अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। आज कंटेम्पलेट, इसका सिनोनिम आर्टिकल में देखेंगे। आज कंटेम्पलेट आ रहा है, परसों रूमिनेट आ जाएगा। ठीक है, तो बार बार जो रेगुलर रहोगे ना क्लास में, तभी ये मतलब वर्ड्स को आप जो है रोज़ पढ़ोगे, राइटिंग में, रीडिंग में आएंगे, तभी दिमाग में बैठेंगे। नहीं तो इतने वर्ड्स हैं, कैसे कोई रट सकता है, नहीं रट सकता ना। डेली का रीडिंग का रूटीन बना लो अपना। लास्ट वर्ड है कॉर्पस। कॉर्पस का वर्ड का मतलब होता है संग्रह, कलेक्शन। अब ये कलेक्शन 2 चीज़ों का हो सकता है, या तो पैसे का या आपकी राइटिंग्स का, किसी राइटर की लिखावट का। जैसे
प्रेमचंद साहब के कॉर्पस की बात करें तो उसमें गोदान, गबन, प्रेमचंद की छोटी मोटी कहानियाँ, है ना, निर्मला, ये सारी अच्छी अच्छी जो नॉवेल्स हैं वो उनके राइटिंग कॉर्पस का पार्ट है। आगे बात समझ में, किसी लेखक की सभी जो लेखन जो उसने किया है, जो भी राइटिंग्स की है, उसके कलेक्शन को बोलते हैं कॉर्पस। दूसरा कॉर्पस का मतलब होता है किसी इंसान की या कुछ लोगों की मिली जुली कैपिटल किसी पर्पस के लिए। जैसे आपके ऑफिस में पार्टी है, आप सभी लोगों ने 5-5 हज़ार रुपये उस पार्टी में इकट्ठे किए। अब 50 लोग थे, 5-5 हज़ार इकट्ठे हुए तो 2.5 लाख रुपये हो गए। अब ये 2.5 लाख रुपये की कॉर्पस बन चुकी है, इन्वेस्टेड कैपिटल है सभी लोगों की मिली जुली। समझ पा रहे हो ना? जैसे आपने 20 साल सेविंग की, हर महीने 5,000 रुपये सेव किए, साल के 60,000, 20 साल के कितने हो गए? 12 लाख। तो 12 लाख रुपये 20 साल के बाद आपकी कॉर्पस कहलाएगा। अगर उस पर कुछ इंटरेस्ट मिला है तो वो भी आपकी कॉर्पस का पार्ट होगा। पैसा और राइटिंग दोनों का कलेक्शन कहलाता है कॉर्पस। याद रखें इस वर्ड को। द एंटायर कॉर्पस ऑफ योर सेविंग्स शुड बी इन्वेस्टेड इन इन्फ्लेशन बीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। आपकी सेविंग्स का पूरा जो फंड है, कॉर्पस है, उसको इन्वेस्ट किया जाना चाहिए इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में, इस तरह की स्कीम्स में जो महंगाई को बीट करें, इन्फ्लेशन को पीछे छोड़ दें। किटी कंपाइलेशन इसके सिनोनिम्स हैं, ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। थोड़ा डिटेल में हो गई वो क्या है वो अपनी। अब जल्दी से आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको देंगे किस बारे में लिखा हुआ है। देखो समरी ये है, मैं आपको 2 स्कीम्स के बारे में बताता हूँ, OPS ओल्ड पेंशन स्कीम और NPS न्यू पेंशन स्कीम। ये दोनों स्कीम्स लगती हैं सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के लिए जब वो रिटायर हो जाते हैं। फ़र्क ये है कि OPS उन लोगों को लगती है जो 2004 से पहले सरकारी सर्विस में आ चुके थे। NPS उनको लगती है जो 2004 के बाद में सरकारी सर्विस में आए हैं। OPS में क्या मिलता है? आपको एक गारंटेड सैलरी मिलती है रिटायरमेंट की, जो होती है आपकी 50% ऑफ बेसिक पे, और ये आपको ज़िंदगी भर मिलती है सरकार की तरफ से। और आपके जाने के बाद आपके स्पाउस को, आपके हस्बैंड या वाइफ को भी मिलती है, थोड़ी सी कम होकर के 30% के हिसाब से। बड़ी अच्छी स्कीम है सरकारी कर्मचारियों के लिए। लेकिन 2004 के बाद सरकार ने इसको बंद कर दिया, क्योंकि इसमें सरकार की ज़िंदगी भर की गुलामी हो जाती है सरकारी कर्मचारियों को भर भर के पैसा देने की। गरीब आदमी के हक का पैसा भारत जैसे देश में OPS के अंदर सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को जाता है। तो 2004 में सरकार ने बोला भी बंद करेंगे स्कीम को, हमारे से तो नहीं हो पा रहा इतना पैसा देना। NPS को लाया गया, इसमें आप खुद अपना पैसा जमा करेंगे हर महीने, कुछ पैसा सरकार भी आपको देगी, और ये पैसा बाजार में इन्वेस्ट किया जाएगा। 30-40 साल बाद जब आप रिटायर होंगे, तब इस पैसे की जो रिटर्न्स होगी उसके हिसाब से आपकी पेंशन बनेगी। तो सरकार की कोई गारंटी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, जो बाजार की रिटर्न्स उतनी आपकी पेंशन। अब पूरे देश में आंदोलन चल रहा है कि NPS वाले जो लोग हैं, जो 2004 के बाद सर्विस में आए हैं, उनको भी सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम दे। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये बड़ी बेवकूफ़ी भरी बात है। ओल्ड पेंशन स्कीम देने का सीधा सा मतलब ये है कि गरीब आदमी के हक का पैसा सरकार जो है सरकारी कर्मचारियों को बांटे। NPS बहुत अच्छी स्कीम है। हाँ, इसमें कुछ खामियां हैं, आप उन खामियों को दूर करो, ओल्ड और न्यू के फीचर्स को आपस में मिक्स कर दो। यहाँ इनकी शिकायतें दूर हो जाएगी और सरकार की शिकायत जो थी बहुत पैसा खर्च करने की, वो भी दूर हो जाएगी। तो एक नई स्कीम बनाओ, दोनों को मिक्स करके, वही आपका सोल्यूशन है। बस आज इसकी यही समरी है। एनालिटिकल टोन में एनालाइज कर रहा है पूरे मामले को, दोनों स्कीम्स को, और सजेस्टिंग टोन में सजेस्ट कर रहा है सोल्यूशन क्या हो सकता है। शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अपनी पर्सनल ओपिनियन भी आपसे शेयर कर देता हूँ यहीं पे। मैं 2012-13 से गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में, और मुझे NPS स्कीम में ही कवर किया जाता है। मेरे हिसाब से NPS स्कीम बिल्कुल सही है, इसी में मॉडिफिकेशन के साथ में इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि OPS स्कीम जो है उससे सरकारी कर्मचारी के घर वालों का तो बहुत हित होता है, लेकिन देश हित में बिल्कुल भी नहीं है। ये स्कीम बिल्कुल ऐसी है कि गरीब आदमी के हक का पैसा अब सरकारी कर्मचारी के घर वालों को देने लगे। तो भारत जैसे देश में अभी इन स्कीम्स की कोई गुंजाइश नहीं है, बहुत तरक्की हमें अभी आगे करनी है। NPS को ही आगे बढ़ाया जाए मॉडिफिकेशंस ला करके। तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, काफ़ी लोग इससे वाकिफ़ नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्रीज रीआइटरेशन इन द राज्यसभा recently of the legal position, that is the absence of any provision to allow the accumulated corpus of members of the NPS या National Payment Scheme to be refunded or deposited back to states should have a deterrent effect on those states contemplating a return to the old pension scheme या OPS। लंबा सेंटेंस है, छोटा छोटा करके पढ़ो, ब्रेक करके। कहानी लिखी हुई है इसमें। कह रहा है यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो रीआइटरेशन है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री मतलब केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय, निर्मला सीतारमन जी की मिनिस्ट्री। कह रहा है इसका जो रीआइटरेशन है ना, इसका जो एग्जामिनेशन है, इसका जो रेपिटेशन है, किसी बात को फिर से दोहराने का काम है। और किस में? हमारे अपर हाउस में, राज्यसभा में। और कब? रिसेंटली।
अच्छा, रीहाइड्रेशन किस चीज़ का है भाई, दोहराया किस चीज़ को गया है, ऑफ लगा के बता रहा है, कानूनी पोजीशन को, लीगल पोजीशन को, और किस चीज़ को लेकर के, दैट इज़, अब देखो लीगल पोजीशन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, दैट इज़ को लगा करके। लीगल पोजीशन ये है दैट इज़ कि एब्सेंस है, नामौजूदगी है किसी भी कानून कायदे की प्रोविज़न की जो अलाउ कर दे, जो इजाज़त दे दे सारे इकट्ठे हुए पैसों को, एक्यूमुलेटेड कॉर्पस को, और कॉर्पस किसका, उन मेंबर्स का, उन सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों का जो सभी के सभी आते हैं न्यू पेंशन स्कीम में या नेशनल पेंशन स्कीम में, एनपीएस में। अच्छा, क्यों, क्या अलाउ करना है इस पैसे को, अलाउ करना है कि ये रिफंड हो जाए इन लोगों को, और या फिर ये डिपॉजिट बैक हो जाए, फिर से डिपॉजिट हो जाए स्टेट्स के पास। कह रहे ये जो रीआइट्रेशन है ना यूनियन मिनिस्ट्री का, कि कोई ऐसा लीगल प्रोविजन है ही नहीं कि हमने जो एनपीएस का पैसा काटा हुआ है हम स्टेट्स को वापस करें। कह रहे इस रीआइट्रेशन के पास होना चाहिए, शुड हैव, या इसको रखना चाहिए एक डेटरेंट इफेक्ट को, एक ऐसे असर को जो डिटर करेगा, जो रोकेगा, जो प्रिवेंट करेगा, और किन पे, उन स्टेट्स पे, उन राज्यों पे जो कंटेम्पलेट कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं रिटर्न करने को, वापस लाने को ओल्ड पेंशन स्कीम को। राजस्थान जैसे राज्य है जो चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाया जाए। आगे बात समझ में, तो यूनियन मिनिस्ट्री ने क्या बोला, आपको ओल्ड पेंशन स्कीम लानी है ना राजस्थान में गहलोत सरकार को, तो आप अपने पैसों से लेकर के आओ और अपने पैसों से सैलरीज को दो और अपने पैसों से पेंशन दो, हमसे पैसा मत मांगना ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए। और दूसरा, जो नेशनल पेंशन स्कीम में जिन 2004 के बाद के कर्मचारियों का पैसा है, ना ही हम वो वापस करेंगे, क्योंकि कोई लीगल प्रोविजन ऐसी है नहीं कि उसको वापस किया जा सके। तो अब आपके ऊपर डेटरेंट इफेक्ट है, आपको हमने ऐसा एक इफेक्ट डाल दिया है कि अब आप रुक ही जाओगे इस ओल्ड पेंशन स्कीम को लाने से। रीआइट्रेशन इसकी वो है शुड हैव, हैव का मतलब है रखना, रीआइट्रेशन आप जानते हैं किसी चीज़ का रेपिटेशन है ना। कॉर्पस पहले से देख चुके हो, कलेक्शन पैसों का या किसी राइटर की कहानियों का, है ना कॉर्पस। अब ये जो कॉर्पस वर्ड है इसको कॉप्स वर्ड से कंफ्यूज नहीं करना है। कॉर्पस का मतलब है कलेक्शन, पैसे का या कहानियों का। कॉप्स वर्ड जो है ना, कॉप्स, इसका मतलब होता है लाश, कैडेवर, बॉडी। समझ पा रहे हो, शब्दों का खेल है सारा, है ना। कॉर्पस, कॉप्स, तो कॉप्स को, लाश को कॉर्पस से कंफ्यूज कभी भी नहीं करना। स्पेलिंग देख लो इनके, स्क्रीनशॉट ले लो, कभी ना कभी जरूर काम आएगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। डेटरेंट इफेक्ट वो होता है जो आपको डिटर करे किसी काम को करने से, और कंटेम्पलेट करना, किसी चीज़ को कंसीडर करना, पॉन्डर ओवर करना, मुल ओवर करना, रूमिनेट करना। आगे करा है जी, द मिनिस्ट्रीज स्टैंड रिफ्लेक्ट्स वट द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी या पीएफआरडीए एक्ट 2013, द पीएफआरडीए रेगुलेशंस 2015 एंड अदर रेगुलेशंस से। कह रहे जो मिनिस्ट्री का स्टैंड है, जो अभी यूनियन मिनिस्ट्री ने कहा है, कह रहे ये रिफ्लेक्ट करता है, सिर्फ ये दिखाता है जिस चीज़ को ये सारे रेगुलेशन, पीएफआरडीए एक्ट 2013 का, पीएफआरडीए रूल्स 2015 के, और इससे संबंधित कोई और भी जो रूल्स बने हुए हैं, कह रहे जिनको ये सारे रूल्स कहते हैं, जिनको ये सारे रूल्स बताते हैं। तो मिनिस्ट्री ने, यूनियन मिनिस्ट्री ने कुछ अपनी तरफ से अलग से नहीं बताया, यही चीज़ कानून में, यही चीज़ हमारे एक्ट और रूल्स में लिखी हुई है। स्टैंड की वर्ब है रिफ्लेक्ट्स, रिफ्लेक्ट का मतलब दिखाना, इन सभी रूल्स रेगुलेशंस की वर्ब है से। आगे क्या करे, आगे कह रहा है जी, द सेंटर हैज़ ऑल्सो बिन मेकिंग इट क्लियर फॉर द राइट रीजन्स दैट इट इज़ नॉट कंसिडरिंग एनी प्रपोजल टू रिस्टोर द ओपीएस। कह रहे अब जो सेंटर है, जो हमारा केंद्र जो है, केंद्र सरकार है, वो भी मेक करती आ रही है इस चीज़ को क्लियर, वो भी बनाती आ रही है इस चीज़ को साफ। और क्या, वो कह रहे हैं बिल्कुल सही कारणों से, फॉर द राइट रीजन्स, ऐसे नाजायज़ नहीं कह रही, बिल्कुल सही कह रही है। दैट वो ये कि ये भी कंसीडर नहीं कर रही है, ये भी नहीं सोच रही है किसी भी ऐसे प्रपोजल के बारे में, सुझाव के बारे में जो है बहाल करने का 2004 से पहले के पेंशन सिस्टम को, ओल्ड पेंशन स्कीम को। तो सेंटर भी यही कह रहा है कि हमारा तो कोई श्रद्धा नहीं है इतने पैसे देने की किसी भी सरकारी कर्मचारी को, 50-50 साल तक उसके परिवार को पेंशन देते जाएं, ऐसी हमारी ना हिम्मत है, ना ऐसी इच्छा है। सेंटर की वर्ब है हैज़ ऑल्सो बिन मेकिंग, इट की वर्ब है इज़ कंसीडरिंग, कंसीडर करना, रूमिनेट करना, किसी चीज़ के ऊपर पॉन्डर ओवर करना, कंटेम्पलेट करना। चलिए कह रहे जी, एज एक्सपर्ट्स एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पॉइंट आउट द एनुअल सेविंग इन द फिजिकल रिसोर्सेज दैट रिजर्वेशन टू द ओपीएस इंटेल्स इज शॉर्ट लिव्ड। कह रहे कि जैसा कि एक्सपर्ट्स जो हैं और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो भी पॉइंट आउट करते हैं, इस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि हर साल होने वाली जो सेविंग्स हैं फिजिकल रिसोर्सेज की हमारे भारत के खजाने में, कह रहे जिसको एक रिवर्जन जो है, रिवर्जन मतलब रिस्टोरेशन, बहाली, फिर से पुरानी अवस्था में रिवर्ट करना, कह रहे जिसको
ओपीएस की बहाली इंटेल करेगी, जिसको ओपीएस में बहाली फिर से लेकर के आएगी, ज़रूरी बनाएगी। कह रहा है वो सेविंग जो है ना वो शॉर्ट लिव्ड है, उसकी ज़्यादा उम्र नहीं है। बात समझे क्या कहना चाह रहे हैं? एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि अभी आप 2-5 लाख करोड़ देख करके खुश हो रहे हो कि इतना पैसा है सरकारी कर्मचारियों का, ओपीएस लगा देते हैं। लेकिन ओपीएस लगा करके 2-5 लाख करोड़ जो आप देख रहे हो ना, ये 20-50 लाख करोड़ होकर पेंशन में जाएगा आज से 50 साल तक। तो इतना सा पैसा देख करके खुश मत हो, ये शॉर्ट लिव्ड है, शॉर्ट लिव्ड है। जैसे ही पेंशन शुरू होगी फिर ज़िंदगी भर का जो है ना आपके सर पे आ जाएगा सरकारी कर्मचारियों का घर वालों को पेंशन देने का। ठीक है, एक्सपर्ट्स की और आरबीआई की वर्ब है पॉइंट आउट करना, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना। सेविंग्स की वर्ब है एनुअल सेविंग की वर्ब है इज, रिजर्वेशन की वर्ब है इंटेल्स, एंड रिवर्जन की वर्ब है इंटेल्स। रिवर्जन आप समझ गए हैं, फिर से पुरानी अवस्था में रिवर्ट होना, फिर से किसी पुरानी स्कीम में जाना। एंटेल का मतलब होता है किसी चीज़ को नेसेसिटेट करना, रिक्वायर करना। आपके एग्जाम में सिलेक्शन का जो सपना है वो एंटेल करता है बड़े हार्डवर्क को। बढ़े आगे, कह रहा है द पोटेंशियल फिजिकल बेनिफिट वुड बी ओवरटेकन बाय द ह्यूज लाइबिलिटी लेटर इन द फॉर्म ऑफ पेंशन पेमेंट। कह रहा है जो पोटेंशियल फिजिकल बेनिफिट है, जो अभी थोड़ा सा पैसा आपने देखा कि जुड़ा हुआ है इन लोगों का 2004 के बाद के कर्मचारियों का, जो उन्होंने अपनी जेब से जमा करवाया सरकार को, कह रहा है ये बेनिफिट सारा ओवरटेकन हो जाएगा, ये सारा बेनिफिट पीछे छूट जाएगा। और किसके द्वारा? उस बड़ी जिम्मेदारी के द्वारा जो लेटर आने वाली है इस फॉर्म में, इस रूप में, जो है पेंशन की पेमेंट की इन्हीं कर्मचारियों के घर वालों को। वही बात जो मैंने ऊपर बताई उसी बात को उसने डिटेल में बताया। बेनिफिट की वर्ब है वुड बी ओवरटेकन, फिजिकल का मतलब है फाइनेंशियल, लाइबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार के ऊपर ही आती है ना जिम्मेदारी पेंशन देने की। कह रहे द फॉर्मर आरबीआई गवर्नर डी सुब्बाराव इवन कॉल्ड द आइडिया रिग्रेसिव विद मोर प्रिविलेज फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट्स देन द पब्लिक। कह रहे हमारे जो फॉर्मर गवर्नर हैं आरबीआई के मिस्टर सुब्बाराव, डी सुब्बाराव ने यहाँ तक कि कॉल कर दिया इस आइडिया को रिग्रेसिव, यानी पिछड़ा हुआ। उनके हिसाब से ये विचार ही पिछड़ा हुआ है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाया जाए। ये रिग्रेसिव आइडिया है, आप इंडिया को फिर से पुरानी कंगाली वाले दिनों में लेके जा रहे हो इस आइडिया पे बात जब भी करते हो। कह रहे क्यों? कह रहे इसमें ज़्यादा प्रिविलेज होती है, ज़्यादा बेनिफिट्स होता है सरकारी सर्वेंट्स के लिए बजाय आम जनता के, पब्लिक के। और ये कौन सी पब्लिक है? मैनी ऑफ whom हैव नो सोशल सेफ्टी नेट, जिनमें से ज़्यादातर के पास सामाजिक सुरक्षा का कोई जाल नहीं है, ना उनके पास कोई गारंटेड नौकरी है, ना उनके पास गारंटेड सैलरी है, ना उनके पास गारंटेड पेंशन है। तो आम आदमी का सोचो जिसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे प्रस्ताव ला करके आप देश को पुराने जो है अंधकार में धकेलते हो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक्स्ट्रा प्रिविलेज जब भी आप मांग करते हो। आरबीआई गवर्नर की वर्ब है कॉल्ड, ठीक है, कॉल्ड। रिग्रेसिव मतलब प्रोग्रेसिव का बिल्कुल उल्टा है ना, प्रोग्रेसिव मतलब जो आगे बढ़ाए, रिग्रेसिव मतलब जो पीछे लाए। प्रिविलेज होती है आपके इंटाइटलमेंट, आपके हक, आपके अधिकार, आपके बेनिफिट्स जो आपको मिले हों, है ना, किसी भी कानून से, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन से। मैनी की वर्ब है हैव। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब बता रहे हैं कि ये सब तो कह दिया सरकार ने और डी सुब्बाराव जी ने, आरबीआई ने। लोगों का क्या कहना है? कर्मचारी जो 2004 के बाद सरकार में आए हैं उनका क्या मांग है? कह रहा है जी हाउएवर द इशू रिफ्यूजेज टू डाई डाउन as government employees or those in government controlled enterprises have been fighting for it। कह रहा है हालांकि ये इशू अभी भी मना करता है डाई डाउन होने से, ये इशू अभी भी ख़त्म होने का, सबसाइड होने का, पीटर आउट होने का जो है मन नहीं कर रहा, इसका रिफ्यूज़ कर रहा है, नाम नहीं ले रहा। ये इशू अभी भी बना हुआ है। कह रहा है क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और वो लोग जो सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली कंपनियों में, यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में, पीएसयूज़ में काम कर रहे हैं ना, वो लोग फाइट करते आ रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, आज भी अपनी मांगों के लिए लड़ रहे हैं। बात आ गई समझ में? तो सरकारी कर्मचारी तो लड़ता रहेगा जब तक उसको पुरानी स्कीम नहीं मिलेगी। इशू की वर्ब है रिफ्यूज टू डाई डाउन का मतलब है खत्म होने का नाम ना लेना। डाई डाउन मतलब खत्म हो जाना, पीटर आउट हो जाना, है ना, टेपर ऑफ हो जाना, वेन हो जाना। ये वर्ड आप देख चुके हैं पहले ही। एम्प्लॉयज़ और दोज, इनकी वर्ब है हैव बीन फाइटिंग। गवर्नमेंट कोल्ड एंटरप्राइजेस का मतलब होता है वो एंटरप्राइजेस, वो बिजनेसेस जो सरकार कंट्रोल करती है, यानी कि हमारी गेल, भेल, सेल, है ना, और आईओसी, ये सब जो है सरकारी पीएसयू जो है ना, इनके कर्मचारियों को भी अभी ओल्ड पेंशन स्कीम में जाने की इच्छा होती है। कह रहे जी बीट महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटका स्टाफ हैव स्ट्रक वर्क डिमांडिंग अमंग अदर्स द री इंट्रोडक्शन ऑफ ओपीएस। कह रहे जी बी इट, चाहे बात हो महाराष्ट्र की, बीट मतलब चाहे बात हो महाराष्ट्र की, यूपी की या कर्नाटका की, सरकारी जो स्टाफ है उसने स्ट्राइक कर दिया है काम पे। स्ट्रक वर्क का मतलब होता है काम को रोक देना, काम को इम्पैक्ट करना। हर जगह आपको हड़तालें देखने को मिल रही है।
और ये कैसे काम हुआ है सारा स्ट्राइक वाला, डिमांड करते हुए दूसरी कई चीज़ों में से, अमंग अदर्स दूसरी कई चीज़ों में से री इंट्रोडक्शन को ओल्ड पेंशन स्कीम के। तो ये सब लोग क्या चाहते हैं इन स्टेट्स में सरकारी वाले, कि हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लाया जाए, और तब तक के लिए जब तक नहीं लाया जाएगा हम काम को अच्छे से नहीं करेंगे। स्टाफ की वर्ब है हैव स्ट्रक। स्ट्रक जो है स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म है, स्ट्राइक करना, हड़ताल करना। स्ट्रक वर्क मतलब हड़ताल कर चुके हैं। करेक्ट, बट देयर कंसर्न अबाउट द अनसर्टेनिटी ओवर द अमाउंट ऑफ पेंशन अंडर द एनपीएस इज जेन्युइन। अब ये जो है ना सरकारी कर्मचारियों की तरफ से बैटिंग करेगा हमारा जो है ऑथर, उनकी बात भी सही है, वो बात आपको बताएगा। कह रहे लेकिन उनके जो कंसर्न हैं, इन लोगों की जो लड़ाई कर रहे हैं, इनकी जो चिंताएं हैं, और किसको लेके भाई, उस अनिश्चितता को लेके, उस कश्मकश को लेके, अनसर्टेनिटी को लेके, जो है उस अमाउंट पे, उस रकम पे जो आने वाली है पेंशन में, और किसके अंडर, नई वाली स्कीम के अंडर। कह रहे वो कंसर्न भी जेन्युइन है, ये लोग भी गलत नहीं है। कह रहे क्यों गलत नहीं है भाई? कह रहे एज दे आर जस्टिफाइड इन एस्पायरिंग फॉर ए क्वालिटी रिटायर्ड लाइफ। कह रहे क्योंकि ये लोग भी जस्टिफाइड हैं, ये लोग भी सही ठहराए जा सकते हैं एस्पायर करने में, इस महत्वाकांक्षा को रखने में। एस्पायर करना, महत्वाकांक्षा रखना, स्ट्राइव करना। कह रहे ये लोग भी यर्न करने में, स्ट्राइव करने में सही हैं, जस्टिफाइड हैं। और किसको? क्वालिटी रिटायर्ड लाइफ को, रिटायरमेंट होने के बाद में एक अच्छी लाइफ को। तो अगर ये अच्छी लाइफ अपने लिए चाहते हैं आउट ऑफ सेल्फिशनेस, तो ये भी गलत बात नहीं है। हर आदमी अपने लिए अच्छा ही चाहता है, अपने परिवार के लिए। तो देयर कंसर्न्स आर ऑल्सो जेन्युइन। कंसर्न की वर्ब है, कंसर्न की वर्ब है इस, दे की वर्ब है आर। एस्पायर करना, किसी बात की महत्वाकांक्षा रखना। और आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, द एनपीएस डिस्पाइट बीइंग पीएफआरडीए रेगुलेटेड इज अ मार्केट लिंक्ड एंड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट। कह रहे जो एनपीएस है, जो न्यू पेंशन स्कीम है, या जो नेशनल पेंशन स्कीम भी जिसको बोलते हैं, कह रहे बावजूद होने के, डिस्पाइट बीइंग, डिस्पाइट मतलब बावजूद, बीइंग मतलब होना। कह रहे जी बावजूद होने के सरकार की इस एजेंसी के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा रेगुलेटेड, इस एक्ट में उसको अच्छे से कंट्रोल किया जाता है। कह रहे उसके बावजूद जो है ना, ये एक मार्केट लिंक्ड एंड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें कंट्रीब्यूशन डिफाइंड है, और ये मार्केट से जुड़ी हुई है, बाजार की परफॉर्मेंस के हिसाब से पेंशन निर्धारित होगी। कह रहे जी वाइल, जबकि द ओपीएस इज अ डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम वेयर बेनिफिशरीज गेट 50% ऑफ देयर फाइनल सैलरी। कह रहे जबकि ओपीएस जो है वो एक डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम है, ऐसी स्कीम है जिसमें पेंशन के बेनिफिट जो है ना वो डिफाइंड है। यहाँ पे तो कंट्रीब्यूशन डिफाइंड है, हमारी वाली स्कीम में जो आजकल चल रही है उसमें तो ये डिफाइंड है कि कितना पैसा हम डालेंगे, लेकिन ओपीएस में, पुरानी वाली स्कीम में ये डिफाइंड है कि कितना पैसा कम से कम निकलेगा। डालो चाहे कुछ भी मत, निकलेगा पेंशन तो कम से कम निकलेगी, है ना। तो इट इज़ अ डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम वेयर बेनिफिशरीज गेट 50% ऑफ देयर फाइनल सैलरी। अपनी आखिरी सैलरी का 50% बेनिफिशरी को पेंशन के तौर पे हर महीने मिलता है। एंड द होल कॉस्ट इज बोर्न बाय द गवर्नमेंट। और पूरी की पूरी कॉस्ट जो है बोर्न की जाती है, सही जाती है सरकार के द्वारा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, लेकिन मीनिंग आपने निकाल लिया। एनपीएस के अंदर आपका कंट्रीब्यूशन डिफाइंड है, और आपकी जो पैसा है वो मार्केट लिंक्ड है, लेकिन ओपीएस में आपका बेनिफिट जो है पेंशन का वो डिफाइंड है, मार्केट लिंक्ड बिल्कुल भी नहीं है। सारा पैसा सरकार अपनी जेब से देती है, चाहे बाजार कितना भी घाटे में चल रहा हो। और 50% आपकी आखिरी सैलरी जो आप ड्रॉ करते हैं रिटायरमेंट से पहले, उसका आधा आपको ज़िंदगी भर पेंशन के तौर पे मिलता है। इस पे डीए इंक्रीमेंट वो अलग से लगते हैं, वो अलग चीज़ है, ठीक है। चलो, ओपीएस की वर्ब है इज, बेनिफिशरीज की वर्ब है गेट, कॉस्ट की वर्ब है इज बोर्न। बेयर जो वर्ब है ना, बेयर, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है बोर और बॉर्न, जिसको अपने बॉर्न भी बोलते हैं। ये जो बेयर वर्ब है, इसी की थर्ड फॉर्म यहाँ पे बॉर्न लगाई गई है पैसिव वॉइस में। बेयर वर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ को सहना, अफोर्ड करना, एंड्योर करना। इसका एक और मीनिंग भी है, किसी को पैदा करना, है ना। तो अभी कभी आप बोलते हो आई वॉज बॉर्न इन अहमदाबाद, मैं अहमदाबाद में पैदा हुआ था, है ना। आई वॉज बॉर्न इन मध्य प्रदेश, मैं एमपी में पैदा हुआ था, या इस घर में पैदा हुआ था। तो ये वो बेयर वर्ब है, इसके दो मीनिंग है, किसी चीज़ को सहना और या फिर किसी को पैदा करना। चलिए, करे जी सो द फ्लैट रिजेक्शन ऑफ द डिमांड ऑफ द ओपीएस वुड ओनली एक्सेसरबेट द सिचुएशन। करे इसलिए सीधी सीधी जो रिजेक्शन है इस डिमांड की, जो है ओपीएस की, पुरानी पेंशन स्कीम की, अगर आप रिजेक्ट कर देते हो ना इस डिमांड को, ये सिर्फ एक्सेसरबेट करेगा, बद से बदतर बनाएगा, एग्रावेट करेगा, एक्सेसरबेट करेगा पूरी सिचुएशन को, पूरे मामले को। आगे बात समझ में। तो एनपीएस में कई खामियां हैं, वो खामियां आपको दूर करनी है।
सीधे सीधे आप ये बोल दोगे कि हम एनपीएस नहीं लाएंगे, हम एनपीएस नहीं हटाएंगे, ओपीएस को नहीं लाएंगे, तो ये फ्लैट रिजेक्शन से एम्प्लॉयज़ और ज़्यादा भड़केंगे और ज़्यादा हड़तालें करेंगे। रिजेक्शन की वर्ब है वुड एक्सेसरबेट। एक्सेसरबेट वर्ड आज मैंने रिपीट नहीं किया है आपकी वोकैब शीट में, वैसे वर्ड बहुत बार हो चुका है ना। किसी मामले को बद से बदतर बनाना, वर्सन करना, एक्सेसपरेट करना। चलिए, फ्लैट का मतलब है सीधा सीधा, साफ तौर पे, क्लियर, कैटेगोरिकल। कह रहा है इट इज़ टाइम दैट द सेंटर फॉर्मुलेटेड अ स्कीम दैट कंबाइंस फीचर्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू। कह रहा है जी वक्त आ गया, इट इज़ टाइम। क्या वक्त आया भाई? दैट वो ये कि सेंटर फॉर्मुलेट करे, सेंटर बनाए एक ऐसी स्कीम को, सेंटर गढ़े एक ऐसी स्कीम को, फॉर्मुलेट करना मतलब किसी नई चीज़ को गढ़ना। और कह रहे जो कि कंबाइन करती हो, मिला देती हो गुणों को, कैरेक्टर्स को, पुरानी और नई स्कीम्स के, ओल्ड और न्यू के। सिंपल सेंटेंस, इट की वर्ब है इज, सेंटर की वर्ब है फॉर्मुलेटेड, है ना, फॉर्मुलेटेड, दैट की वर्ब है कंबाइंस। अब ये जो इट इज़ टाइम वाला कॉन्सेप्ट है काफ़ी लोगों ने सुन रखा है लेकिन क्लैरिटी नहीं है। आज थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी के साथ समझा देता हूँ। देखो, कॉन्सेप्ट है पास्ट सब्जेक्टिव मूड का, और ये ट्रिगर होता है इट इज़ टाइम नाम के फ्रेज के बाद। इट इज़ टाइम की जगह कभी कभी ऐसा भी मिलेगा इट इज़ हाई टाइम। इट इज़ टाइम का मतलब है जी वक्त आ गया, और इट इज़ हाई टाइम का मतलब है अब तो बिल्कुल ही वक्त आ गया। हाई टाइम आ गया, अब तो बिल्कुल ही वक्त आ गया। दोनों एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं है। अब आपको समझना ये है, इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट सब्जेक्टिव मूड को लगाया जाएगा अगर इसके बाद में आपको नया क्लोज मिले, बीच में कंजंक्शन हो, दैट। कभी कभी कंजंक्शन नहीं भी लिखी होती, निकाल भी ली जाती है, लेकिन क्लोज तो नया होगा। उस क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे एक्टिव में, और वॉज और वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे पैसिव में। ठीक है, तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है, इट इज़ टाइम या हाई टाइम के बाद में आपको पास्ट सब्जेक्टिव मूड लगाना ही है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। अगर आप नहीं लगा रहे ना तो वो सेंटेंस भी सही है, बस वो आइडियल नहीं है, वो बिल्कुल समझ गए ना, एकदम परफेक्ट सेंटेंस नहीं है वो। अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन में इट इज़ टाइम का क्वेश्चन आए तब तो ज़रूर आइडियल वाला चेंज करके आना, अदरवाइज इसमें एरर जैसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो भी सेंटेंस करेक्ट है, एरर फ्री है। मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट। इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम, वक्त आ गया है टू स्टार्ट आवर प्रिपरेशन, हमारी तैयारी को शुरू करने का। यहाँ ऐसा भी लिखा हो सकता था फॉर अस टू स्टार्ट आवर प्रिपरेशन, वक्त आ गया है हमारे लिए हमारी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का। फॉर अस यहाँ पे ऑप्शनल है, लिख दोगे तो और क्लैरिटी आएगी, नहीं लिखोगे तो भी सेंटेंस चल जाएगा। अब इस केस में नया क्लोज आ रहा है क्या? इट इज़ टाइम के बाद में सब्जेक्ट वर्ब का नया पेयर आ रहा है? नहीं आ रहा सर। कहाँ आ रहा है? सब्जेक्ट तो कहीं भी नहीं है, बस वर्ब ही वर्ब लगी हुई है, स्टार्ट करना है ना, स्टार्ट भी एक इन्फिनिटिव है। तो जब आप 2+ में वर्ब की बेस फॉर्म देखें इट इज़ टाइम के बाद में, तो नो पंगे, कोई पंगा नहीं लेना, जैसा पड़ा है वैसा का वैसा रहने दें। अब सेकंड देखो, इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ टाइम दैट वी स्टार्ट आवर प्रिपरेशन, अब तो वक्त आ ही गया है कि हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। अब दैट भी लग गया है और नया क्लोज भी आ गया है, और क्लोज लगा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। क्या ये सेंटेंस गलत है? नहीं सर, ये सेंटेंस बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, लेकिन ये आइडियल सेंटेंस नहीं है। अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ये क्वेश्चन आ जाए तो मैं इसमें एरर मार्क नहीं कर सकता, लेकिन इसको इंप्रूव करके दिखा सकता हूँ। और मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लिख दूंगा इट इज़ टाइम दैट वी स्टार्टेड आवर प्रिपरेशन। समझ गए? कन्फ्यूजन निकल गई दिमाग से। कभी कभी नहीं लगा होता ना वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर आप पूछते हो क्यों नहीं लगा हुआ। मर्जी नहीं थी राइटर की उस दिन, उसको लगा कि मुझे नहीं लगाना आज पास्ट सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड आपकी चॉइस है, लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं लगाना चाहो तो मत लगाओ। तो राइटर ने उस दिन लगा उसको, मुझे नहीं लगाना पास्ट सब्जेक्टिव मूड, तो उसने नहीं लगाया। पर पेपर में इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन में आपसे अगर ये इट इज़ टाइम वाला फ्रेज आ रहा है तो पास्ट सब्जेक्टिव मूड की नॉलेज को परखने के लिए वो क्वेश्चन आपको दिया गया है ना, तो वहाँ पे जरूर लगा के आना। पैसिव में क्या होगा, इट इज़ टाइम दैट आवर प्रिपरेशन इज स्टार्टेड, यहाँ मैंने बना दिया पैसिव, वक्त आ गया कि हमारी तैयारी शुरू हो। पैसिव बना हुआ है बिल्कुल जो है प्रेजेंट टेंस में, इज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस करेक्ट है लेकिन आइडियल नहीं है। अगर इंप्रूव करना हो तो मैं क्या करूँगा, वॉज वर्ब और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा, आवर प्रिपरेशन वॉज स्टार्टेड। ठीक है, वॉज वर्ब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी है पैसिव बनाने के लिए, है ना। तो ऐसे आप पैसिव भी बना सकते हैं। इट इज़ आइडियल, इट इज़ नॉट आइडियल। चलिए रैपअप करेंगे इस सेशन को, अभी 1-2 सेंटेंस और बाकी हैं। मेरे ख्याल से ये वाला इट इज़ टाइम वाला तो अब सबके सब सीख चुके हो। सीखा है तो ज़रूर से बताया करो कमेंट सेक्शन में सर ऑल क्लियर। अगर किसी का क्लियर ना हो तो फिर से इस कॉन्सेप्ट को ले लेंगे आजकल की क्लास में, है ना, बताना। कह रहे जी वाइल रिटेनिंग द एलिमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन द स्कीम कैन हैव हायर कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय द गवर्नमेंट विच शुड ऑल्सो स्टेप इन if the returns
डू नॉट इंश्योर द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम पेंशन अमाउंट। कह रहे ये जो है ना सुधार हमें करना है एनपीएस में। क्या कह रहे जी, रिटेन करते हुए इस एलिमेंट को, इस हिस्से को जो है एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का। पैसा तो एम्प्लॉय ही देगा अपनी जेब से अपने रिटायरमेंट फंड के लिए, सरकार से मत उम्मीद रखो। कह रहे इस एलिमेंट को तो रिटेन करना ही है हमें। कह रहे उसके साथ साथ रिटेन करते हुए होगा क्या, जो नई मिली जुली स्कीम होगी ना उसमें हायर कंट्रीब्यूशन हो सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। एम्प्लॉय 10 रुपये डालेगा, सरकार 25 रुपये डालेगी, टोटल 35 रुपये जमा होंगे हर महीने। कुछ ऐसा हायर कंट्रीब्यूशन का एक सिस्टम हम डाल सकते हैं। कह रहे जी ये वही सरकार है जो कि स्टेप इन भी करेगी, इंटरवीन भी करेगी, दखल अंदाजी भी देगी अगर 30 साल बाद एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के टाइम बाजार की जो रिटर्न्स हैं उससे मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड पेंशन की अमाउंट इंश्योर नहीं होती। मान लीजिए 30 साल बाद बाजार बहुत गिरा हुआ है, पेंशन आपकी 25,000 बन रही है आज के हिसाब से, मिनिमम है 30,000, तो 5,000 सरकार गारंटी देगी आपको कि हम आपको मिनिमम तो कम से कम करके देंगे चाहे बाजार कितना भी गिर रहा हो। तो ये मॉडिफिकेशन जो है ना जरूर एनपीएस में नई वाली स्कीम में किया जा सकता है। समझ में आ गया? स्कीम की वर्ब है कैन हैव। स्कीम में हायर कंट्रीब्यूशन हो सकते हैं, भागीदारी हो सकती है सरकार की। विच आया सरकार के लिए, इसकी वर्ब है शुड स्टेप इन। सरकार को स्टेप इन करना चाहिए अगर रिटर्न्स बराबर ना आए। रिटर्न्स की वर्ब है डू नॉट इंश्योर। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है जिसके बारे में सबसे पहले ही आपको बता दिया गया हो, और मिनिमम का मतलब है कम से कम। स्टेप इन मतलब अंदर आना, किसी चीज में दखल अंदाजी करना, इंटरवीन करना, इन्वॉल्व होना। कह रहा है प्रपोजल बाय आंध्रा लास्ट ईयर डिजर्व्स अटेंशन। कह रहा है ऐसा ही एक समझदारी वाला प्रपोजल जो है आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा पिछले साल जो आया था वो डिजर्व करता है, वो लायक है ध्यान दिए जाने के, अटेंशन के। तो आंध्रा ने भी कुछ ऐसा प्रपोजल है ना पहले ही बना के भेजा हुआ है। प्रपोजल की वर्ब है डिजर्व्स। डिजर्व का मतलब है लायक होना। कह रहा है जी होल्डिंग ऑन टू द कॉन्ट्रीब्यूटरी कैरेक्टर ऑफ द एनपीएस द प्रपोजल गारंटीज 33% ऑफ द बेसिक पे। कह रहा है जी पकड़े रह करके, होल्ड ऑन टू करते हुए कॉन्ट्रीब्यूटरी कैरेक्टर को, कंट्रीब्यूशन करने वाले चरित्र को, न्यू पेंशन स्कीम के, एनपीएस के, नेशनल पेंशन स्कीम के। कह रहा है इस कैरेक्टर को तो पकड़ा ही गया है, इस कैरेक्टर को तो नहीं छोड़ा गया। पैसा तो एम्प्लॉय ही देगा हर महीने अपनी सैलरी से, सरकार नहीं देगी अकेले। कह रहा है इसको पकड़ते हुए ना, होल्ड ऑन टू करते हुए जो आंध्रा का प्रपोजल है वो गारंटी करता है कम से कम 33% जो है आपकी लास्ट बेसिक पे की 33% सैलरी है ना। तो 50% नहीं तो सरकार कम से कम 33% सैलरी तो जरूर आपके लिए इंश्योर करेगी। प्रपोजल की वर्ब है गारंटीज। होल्ड ऑन टू करना, किसी चीज़ के ऊपर पकड़ बनाए रखना। होल्ड ऑन टू को क्लिंग टू या क्लिंग ऑन टू भी बोलते हैं। क्लिंग के बाद में ऑन लगे या ना लगे कोई बात नहीं, दोनों का मतलब एक ही है। किसी जैसे बच्चा माँ को पकड़ लेता है ना बाजार में, कैसे पकड़ता है, एकदम चिपक करके डर जाता है, वो उसी को बोलते हैं होल्ड ऑन टू करना, क्लिंग ऑन टू करना, किसी को जकड़ लेना। तो एनपीएस का ये कैरेक्टर तो आंध्रा ने भी जकड़ रखा है कि समझ गए ना, कंट्रीब्यूटरी कैरेक्टर तो होगा ही होगा। प्रपोजल की वो है गारंटीज। चलिए कह रहा है इफ रिक्वायर्ड इट कैन बी इम्प्रूव्ड अपॉन टू सूट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अदर स्टेट्स टू। कह रहा है अगर जरूरत पड़े, इफ रिक्वायर्ड हो तो इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। इम्प्रूव अपॉन करना, किसी चीज़ को और आगे इम्प्रूव करना। इम्प्रूव अपॉन या इम्प्रूव फर्दर एक ही बात है। कह रहा है अगर ज़रूरत पड़े तो ये इम्प्रूव फर्दर या अपॉन हो सकती है ताकि ये सूट करे ज़रूरतों को दूसरे राज्यों की, भारत के अदर स्टेट्स की भी। इट की वर्ब है कैन बी इम्प्रूव्ड। कह रहा है जी बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ दैट इंक्लूड अ लिबरल इंश्योरेंस स्कीम कैन बी कंसिडर्ड। कह रहा है और अच्छी हेल्थ की फैसिलिटीज़ पेंशनर्स के लिए आज से 30-40 साल बाद। कह रहा है जो कि इंक्लूड करती हैं एक और फ्रीडम वाली इंश्योरेंस स्कीम को, जिसमें आपको खूब फ्रीडम हो, किसी अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में आप इलाज करवा सकें। कह रहे ये फैसिलिटीज़ भी कंसीडर की जाती हैं या की जा सकती हैं 2004 के बाद के सरकारी कर्मचारियों के लिए, है ना। पुराने वालों को पेंशन ज़्यादा मिलेगी, नए वालों को हेल्थ फैसिलिटी ज़्यादा मिलेगी। कुछ ऐसा कर दो, दोनों खुश रहें अपने अपने हिसाब से। हेल्थ फैसिलिटीज़ की वर्ब है कैन बी कंसीडर्ड। अगेन पैसिव वॉइस है, मॉडल प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, कैन बी V3। दैट आया फैसिलिटीज़ के लिए, दैट की वर्ब है इंक्लूड। अब क्योंकि दैट फैसिलिटीज़ के लिए है और फैसिलिटीज़ एक प्लूरल नाउन है, इसलिए दैट की वर्ब भी प्लूरल है, इंक्लूड लिखा है ना कि इंक्लूड्स। कह रहा ऑन देयर पार्ट द एम्प्लॉइज शुड बी बोथ प्रैग्मेटिक एंड विलिंग टू रिजॉल्व द इशू। कह रहा अगर उनके पार्ट पे देखें, उनकी तरफ से देखें, उनके हिस्से से देखें, तो एम्प्लॉयज़ को होना चाहिए दोनों ही चीज़ें। शुड बी बोथ, क्या क्या होना चाहिए भाई इनको? एक तो उनको होना चाहिए प्रैग्मेटिक यानी कि प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, और दूसरा इनको होना चाहिए तैयार यानी कि विलिंग, कि इस मुद्दे को वो रिजॉल्व करें, इस पे ज़्यादा रायता ना फैलाएं,
पुरानी पेंशन स्कीम की मांग करके काम पे हड़ताल ना करें। नई पेंशन स्कीम में कुछ अच्छी मांग कर लो ना, इसको सुधार दो, देश के ऊपर भी कर्जा ना पड़े, हम भी खुश रहें। तो कुछ ऐसा एम्प्लॉयज़ को भी करना होगा अगर वो प्रैक्टिकल होकर के सोचेंगे और विलिंग हो गए इस काम को करने के लिए। एम्प्लॉयज़ की वर्ब है शुड बी। प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल, व्यावहारिक, एम्पेरिकल, है ना, रियलिस्टिक। रिजॉल्व करना, एड्रेस करना, सॉर्ट आउट करना, किसी मामले को जो है सुलझाना। चलिए रैप अप करेंगे सेशन को। आर्टिकल कैसा लगा ज़रूर से बताना, कमेंट सेक्शन में लिख करके एक समरी भी दे सकते हो उसकी 3-4 सेंटेंसेस में। आपको क्या लगता है, आप भी कोशिश कर रहे हो ना सरकारी कर्मचारी बनने की, क्या नई पेंशन या पुरानी पेंशन स्कीम? एकदम ऑब्जेक्टिवली सोच करके बताना, भावनाओं में मत बहना, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है। चलिए क्विज पे आते हैं फटाफट से। क्वेश्चंस थोड़े से मैंने डीप बनाए हैं, अच्छे लेवल के बनाए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है किस चीज़ को आप रिड्यूस कर सकते हैं इनमें से डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है, सॉरी डिफाइंड बेनिफिट कर लेता हूँ मैं ना, बेनिफिट। डिफाइंड बेनिफिट प्रोडक्ट्स जो होते हैं, अगर आर्टिकल आपने पढ़ा हो तो उसके हिसाब से डिफाइंड बेनिफिट प्रोडक्ट्स का क्या मीनिंग है, क्या डिड्यूस कर सकते हैं, डिडक्शन निकाल सकते हैं। तो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है, 3-4 स्टेटमेंट्स आपके सामने लिखी हुई हैं। पहली स्टेटमेंट ये है कि इसमें वेरिएशन होता है इंटरेस्ट रेट्स या मार्केट रिस्क के हिसाब से। दूसरा, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है मार्केट इंटरेस्ट रेट के या फाइनेंशियल मार्केट के परफॉर्मेंस के हिसाब से। इनमें प्री डिटरमाइंड लेवल ऑफ पे आउट होता है, पहले से ही प्री डिटरमाइंड होता है इनका पे आउट, और या फिर ए और बी दोनों सही हैं या बी और सी दोनों सही हैं। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं हिंट भी डाल दूंगा कमेंट में आंसर के साथ में। आप पहले अपनी ट्राई दो, अपना दिमाग तो चलाओ, फिर मेरे दिमाग से देख लेना कितना सही बैठा आपका। चलो सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, सरकार की जो रिलक्टेंस है, जो झिझक है पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लाने की, उस झिझक के पीछे सबसे बड़ा जेन्युइन कारण क्या है? क्या रीज़न है, सरकार क्यों नहीं लाना चाह रही? सरकार ओपोजिशन से राइवलरी कर रही है, उसको चुनौती देना चाह रही है, इसलिए सरकार के हिसाब से पुरानी स्कीम रिप्रेसिव है या रिग्रेसिव है, दकियानूसी है, या सरकार के पास कोई प्रोविज़न नहीं है एनपीएस के मेंबर्स का पैसा वापस करने का, सरकार कानून के अंदर बंधी हुई है, या फिर सरकार के ऊपर बहुत बड़ी फाइनेंशियल बर्डन आ रही है सरकारी खजाने पे पेंशन को देने के चक्कर में। तो सही रीज़न क्या है, सरकार का जेन्युइन रीज़न क्या है? हिंदी में बता दिया, अब तो निकाल दोगे ना आंसर? चलो कोशिश करो, कमेंट्स में डालो। फर्स्ट कमेंट में मेरा आंसर जो है रखा ही हुआ है। थर्ड सिनोनिम पूछा है इंजेमिनेट वर्ड का, मेरे ख्याल से निकाल लोगे, बहुत ईजी है ना। जर्मिनेट है, एंटेल है, कंटेम्पलेट है, या मैं डी कर देता हूँ नन, ठीक है, नन। और अगर नन आंसर हो तो फिर सही आंसर भी लिख देना, आपके हिसाब से सही आंसर क्या होता है। पीटर आउट फ्रेजल वर्ब का मीनिंग आपसे पूछा है, तो अच्छे से बताया था आपको पीटर आउट का मीनिंग भी। ऐसी चीज़ जो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए रहती हो, ये एक वर्ड था जो आज मैं आपसे डिस्कस करना भूल गया आर्टिकल के दौरान, ठीक है। मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ जिन लोगों को याद आ जाए। ये वर्ड जो है ना EPH से शुरू होता है, ठीक है, वन वर्ड है, आज नहीं करवाया, बहुत बार करवा चुका हूँ, थोड़ा दिमाग पिछला वाला भी चलाओ, है ना। EPH से शुरू होने वाला वर्ड है, याद हो तो डाल देना, नहीं याद हो तो माफ़ी है आपको। आज 6वें में एक एरर मिलेगी, एरर कहाँ मिलेगी नहीं बताऊंगा तो फिर देखते निकाल दोगे, कोशिश करो खुद से, है ना, कहाँ रखी हुई है। 7वें में सेंटेंस को इंप्रूव करना है। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन है किसका, ये क्वेश्चन उसी का, ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड का, ठीक है, पास्ट सब्जेक्टिव मूड का। तो करके दिखाओ इसको इंप्रूव, कैसे इंप्रूव करोगे। आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले मेरे आंसर से मैच करके मुझे बताना। मुलाकात लेंगे आपसे कल के सेशन में। अंटिल देन कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।